बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। घुमसान का रन पड़ा है थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली में, जहाँ पे कुछ अहम कानून साजी हुई है और उस अहम कानून साजी का ताल्लुक जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक है सुप्रीम कोर्ट के, जो कि अब 34 कर दी गई है इस कानून के तहत, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तादाद बढ़ा के 12 हो गई है। एक तो इसके ऊपर खूब एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, जबकि दूसरी जानिब आर्मी एक्ट के अंदर भी अहम तब्दीलियां की गई हैं, जो इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम के अंदर होना थी मगर तब नहीं हो सकी, और आज हुकूमत ने ये आर्मी एक्ट की जो तरामीम थी ये कौमी असम्बली में मंजूर करवा ली हैं। अब सेनेट के अंदर ये बिल बाकायदा पेश किए जा रहे हैं। इसके तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, जबकि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के तक अगर कोई नया आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ जो है वो अपॉइंट नहीं होते तो वो कंटिन्यू कर सकेंगे। सिर्फ आर्मी चीफ से मुतालिक नहीं है, ये सर्विसेज चीफ यानी एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो भी, और जो नेवल चीफ है उनके ऊपर भी इसका इत्तलाक होगा। अब देखा जाए तो 5 साल की मुद्दत मुलाजमत है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी और मारूजी जो हालात हैं उसके अंदर आर्मी चीफ से मुतालिक जो तरामीम हैं वो ज़्यादा अहम होती हैं। एक और बहुत मुतनाज़ा कानून साजी हुई है और वो इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक हुई है। उसमें 3 माह तक आप किसी को भी जो है वो गिरफ्तार कर सकेंगे, और ये मामला, इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने आज काफ़ी सख्त बातें की। ताहम जो सर्विसेज चीफ से मुतालिक उन्होंने कहा कि ये इंतज़ामी उमूर के मामलात हैं और उसके ऊपर कोई ज़्यादा उनको खदशात नहीं थे। होगा क्या, इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। कल जुडिशल कमीशन का बहुत अहम इजलास होने जा रहा है और कल ये फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट की हैयत क्या होगी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसका सरबराह कौन होगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं वाशिंगटन, जहाँ पे वहाँ पे भी घुमसान का रन है, और जो मार्का है अमरीकी सदारती इंतखाबात का वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। वहाँ पे भी एक तरफ कमला हैरिस है और दूसरी तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। दोनों के बीच कांटेदार मुकाबला है, यहाँ तक कि अब तक ये प्रिडिक्ट करना नामुमकिन हो रहा है कि कौन जीतेगा। ताहम कमला हैरिस जो है उसको थोड़ी सी उनको बढ़तरी है, जो सर्वेज बताते हैं कि 48% पे है, और 1% कमी के साथ जो है, जो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के सर्वेज हैं हम उनको मेंशन करें, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं। तो अब होगा क्या पाकिस्तान के लिए, ये इंतखाबात इनका क्या असर होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं और क्या वो जीत भी सकते हैं, उसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात होंगे? इमरान खान साहब रिहा हो सकेंगे या नहीं? तो हम इस पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ओवैस तौहीद साहब, जो कि सीनियर एडवाइज़र हैं साउथ एंड सेंट्रल एशिया, वाशिंगटन DC में हमारे साथ मौजूद है। जनाब साजिद तारड़ साहब भी हमारे साथ हैं, जो कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब के एडवाइज़र भी हैं और पाकिस्तानी हैं ऑफ कोर्स। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ओवैस साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि इस मार्के का आगाज़ हो चुका है, चंद घंटे बाकी हैं कि मालूम होगा कि किसने सुपर पावर की सदारत का जो ताज है अपने सर पहना है। तो क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? बहुत शुक्रिया अस्मा प्रोग्राम में शिरकत की दावत के लिए। देखिए, जैसे आपने अपने इब्तदाई में कहा कि जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं वाशिंगटन में, अमेरिका में, जो सियासत अमेरिकी सदारती इंतखाबात की नब्ज़ को जानने की कोशिश करते हैं, उनका मानना यही है कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में ये अल गोर और बुश के बाद जो 2000 के अंदर मुकाबला हुआ था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साबिक सदर रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जिनका डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक, इन दोनों के दरमियान इतना कांटे का मुकाबला है कि नेक है। और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त आज आखिरी दिन है इलेक्शन से पहले, और दोनों सदारती उम्मीदवार जो हैं वो बैटल ग्राउंड्स में हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि स्विंग स्टेट्स, या जो बैटल ग्राउंड माना जाता है 7 स्विंग स्टेट्स, यानी कि जो रिवायती तौर पर किसी का साथ नहीं देती, गैर रिवायती मानी जाती हैं, कभी रिपब्लिकन पार्टी का साथ देती हैं रियासतें और कभी वो डेमोक्रेटिक पार्टी का, जिसके अंदर मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, एरिजोना है, जॉर्जिया है, नेवाडा है, नॉर्थ कैरोलिना है और विस्कॉन्सिन है। तो यहीं पे इस वक्त सबकी नजरें जो सदारती उम्मीदवार हैं उनकी अपनी कैंपेन की आखिरी जो मुहिम का हिस्सा है वो यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, और हर कम्युनिटी के हर वोट पर मुकाबला सख्त है। और जो सियासी हिसाब किताब को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुकाबला सख्त है, लेकिन वो उनका मानना यह है कि 7
इन रियासतों में से 4 जो सदारती उम्मीदवार जीतेगा तो शायद उसका इम्कान ज़्यादा होगा अमेरिका के 47वें उम्मीदवार मुंतखब होने का। लेकिन जैसे आपने इब्तिदाई में कहा, सबका मानना ये कि कांटेदार मुकाबला और फैसलाकुन मुकाबला जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं, मशरिक़ वस्ता अरब कंट्रीज़ हैं, मशरिक़ वस्ता में जंग है, यूक्रेन के अंदर जंग है और ख़ास तौर पे चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, इन सारे गैर मुल्की इश्यूज़ के ऊपर जो है, जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, उन पे डोनाल्ड ट्रंप साहब का अलग मौक़िफ़ है और डेमोक्रेटिक पार्टी का अलग मौक़िफ़ है। और इसी तरीके से जो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसी है, जो अफेयर्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन पे भी मुख्तलिफ है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मानना है कि अमेरिकनिज़्म, अमेरिका फर्स्ट, ग्लोबलिज़्म नहीं, और दूसरी जानिब जो डोमेस्टिक इश्यूज, इकोनॉमी का इशू लेके और इसकात हमल या अबॉर्शन के इशू को लेके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इशू को लेके कमला हैरिस खड़ी हुई है, तो सख्त कांटे का मुकाबला। अच्छा साजिद आर्ट साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो इस्लामाबाद से होके गए हैं, यहाँ आपने एक सवाल बार बार सुना और वो सवाल ये था कि ट्रंप साहब आएंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो पाकिस्तान के फेवर में वो होंगे, नहीं होंगे, और फिर इमरान खान साहब को वो छुड़वा पाएंगे कि नहीं छुड़वा पाएंगे। ये एक आम बहस यहाँ पर जो है वो हो रही है। आपका इंप्रेशन क्या है? एक तो ट्रंप साहब क्या वाकई जीत रहे हैं, और अगर जीत रहे हैं तो क्या वो इमरान खान साहब को रिहा करवा पाएंगे? देखें, मैं ये जरूर बताऊंगा कि पॉलिसी के अंदर शिफ्ट आएगा। पॉलिसी शिफ्ट ऐसे आएगा क्योंकि पेंटागन और स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के पोर्टफोलियो में आती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहले 4 सालों में उनका डॉक्ट्रिन था अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, फिर उन्होंने स्पेस फोर्स बनाई। जब भी पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होती है, एलाइज को देखा जाता है। इस वक्त आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल पेंटागन सीरियसली डिमोरलाइज है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी क्या होगी? पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक बराक हुसैन ओबामा पीरियड में हुए। उसके बाद एक वजीर आजम 4 साल बाइडन के फोन का इंतजार करता रहा, वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान को प्रोटोकॉल दिया, व्हाइट हाउस में बुलाया। तो ये इसी किस्म की पॉलिसी शिफ्ट आएगी। लेकिन ये एक मुबालगा राय होगी कि पाकिस्तान के सॉवरेन कंट्री के इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम के अंदर इंटरफेयर कर पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिससे मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक लीगल कम्युनिटी का मेंबर हूं। लेकिन आज मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करना चाहूंगा। 2 चीजें आपके सामने रखता हूं कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है आज के बारे में। आज यहाँ पे एलन लिंचमैन है, जिन्होंने 10 में से 9 दफा सही प्रेडिक्शन की है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, उन्होंने 9 दफा सही प्रेडिक्शन की। उनका एक 13 पॉइंट का फार्मूला है, उसके मुताबिक जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब हार जाएंगे, ये उनका है। एक जेम्स कैरवेल है, वो भी प्रेडिक्ट करते हैं, उन्होंने भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब हार जाएंगे। यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने सियाना कॉलेज बैटल ग्राउंड, एक कंपनी पोलस्टर है, उनसे पोल कराया है, उनके मुताबिक कमला हैरिस जीतेंगी। रिपब्लिकन साइड से रियल क्लियर पॉलिटिक्स एक पोलस्टर है, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 4 स्टेटों में जीतेंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो ये तो पोलस्टर कह रहे हैं, लेकिन ये गोरख धंधा है। उसकी वजह ये है कि देखना ही होता है पोल किसने कराया, किसने पैसे दिए, इन लोगों को कहां से पिक किया गया और इनकी तादाद क्या थी। एंड के ऊपर कह दिया जाता है, जिस वक्त आज की मिसाल है कि 47-49 पर है, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर 5% है, 3% है। तो जब ये कहा जाता है तो पोल की वैल्यू तो खत्म हो जाती है। अब ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज दुनिया जल रही है। अच्छा, आज इन्फ्लेशन, दुनिया परेशान है। मेरा ये क्वेश्चन होगा कि आज बाइडन कहां है, किसी को कोई पता नहीं। कमला हैरिस अपने आप को बाइडन से डिस्टेंस देने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बार बार कहा कि मैं नया पेज यहाँ पे टर्न करूंगी। अभी तो आप पेज का हिस्सा हैं, आप अभी व्हाइट हाउस के अंदर बैठी हैं। आप किस तरीके से अपने आप को बाइडन से डिटैच कर पाएंगी? अगर ये सर्कमस्टांसेस देखें तो किसी भी डेमोक्रेट कैंडिडेट का जीतना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये आपने प्रेडिक्शंस की बड़ी जबरदस्त बात की। उनकी एक प्रेडिक्शन जो थी वो सिर्फ गलत साबित हुई थी, और वो प्रेसिडेंट अल गोर के बारे में थी। और वो भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और वहाँ से वो जो है वो हारे थे, अदरवाइज वो जीते हुए थे। तो ये प्रेडिक्शंस के बारे में जो आप फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं उसके हवाले से। लेकिन अवैस साहब, ये जो बात होती है कि पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी में शिफ्ट, अभी जैसे तारड़ साहब ने कहा कि थोड़ा सा आएगा, थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट आएगा, लेकिन प्रायोरिटी है पाकिस्तान पहले एफ-पाक के तनाजुर में देखा जाता रहा था। अब कहाँ पे हम खड़े हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान वाकई वो सेंटर स्टेज पे आ सकेगा? और ख़ास करके अगर ईरान
पाकिस्तान का महाज जो है वो गर्म होता है? तो असला देखिए, आपने भी रिपोर्टिंग की है अफगानिस्तान में, और मैंने भी की है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद में या कराची में बैठ के जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात या दुनिया को देखने का जो अच्छा होता है वो मुख्तलिफ होता है। और जो मैंने जानने की कोशिश की है पिछले 2 साल के अंदर वॉशिंगटन में रह के, यहाँ से दुनिया को देखने का अच्छा जो है मुख्तलिफ होता है। और यही मैंने लंदन में महसूस किया जब बीबीसी के साथ काम कर रहा था। खित्ते के अंदर जो ग्लोबल जो जहतें हैं, नई बदलती हुई सियासी जहतें, उसके अंदर क्या पाकिस्तान की रेलेवेंस वो है जो माजी में थी? मैं समझता हूं कि इस वक्त वो प्रायोरिटी लिस्ट पे उतना नहीं है, और वो ताल्लुकात में वो शिद्दत और हिद्दत नहीं है। यानी कि जो यूएस फोर्सेस के विड्रॉल के बाद और आफ्टर फॉल ऑफ काबुल इन 2021, ये 2 सालों के अंदर आपने देखा कि इससे पहले रिपब्लिकन के साथ भी पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी ताल्लुकात बहुत क्लोज रहे हैं। रोनाल्ड रेगन हो, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर हो, चाहे वो फिर डेमोक्रेटिक पार्टी ओबामा हो, 2 अदवार हैं। आपने खुद हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू किया था, अगर मुझे सही याद है, जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, और कितना आना जाना लगा रहता था। तो अब वो तरजीहात पे यूक्रेन की जंग है जो यूरोप में लड़ी जा रही है, नेटो के जो सारे अलाइज हैं उनके तवज्जुह से लड़ी जा रही है। मशरिक वस्ता में जंग की जो शोले भड़क रहे हैं, उसकी जो चिंगारियां ईरान, लेबनान और जो इराक और सीरिया के अंदर महसूस की जा रही हैं, वो प्रायोरिटी लिस्ट पे है। और चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, यानी कि चाइना और रशिया का ब्रिक्स का फोरम देख लीजिए, चाहे, और फिर इंडिया की तरफ जो एक झुकाव है कि इंडिया जो है वो मुस्तकबिल के अंदर जो है, क्या वो चाइना का मुकाबला कर सकता है या नहीं कर सकता, और उसको कितनी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ सपोर्ट है, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, तिजारत की मंडी अभी भी सबसे बड़ी अमेरिका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही है। और लेकिन साथ में वो शिद्दत और हिद्दत नहीं है या जो माजी में मैंने और आपने गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में या नौजवानी के अरसे से 4 दिहाइयों में देखी है। बिल्कुल। अच्छा तारड़ साहब, ये जो रिपब्लिकन्स, जाहिर है कि आपका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, और अगर ट्रंप साहब आ जाते हैं तो हमने देखा है माजी में रिपब्लिकन्स का पाकिस्तान मिलिट्री के साथ बहुत क्लोज, यानी हमारी जो एक ज़ाहिर सिक्योरिटी स्टेट है उनके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप रहा है। क्या ये आपको लगता है कि ये बढ़ेगा आगे जाके, और किन बुनियादों के ऊपर बढ़ेगा? और साथ में ये भी बता दें कि ट्रंप साहब अगर जीत जाते हैं तो क्या उनकी बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच है, खास करके बहुत सारे यानी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके हवाले से, पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर कैमिला ने तो फिर कह दिया कि वो सीज फायर करवाएंगी, लेकिन उन्होंने ऐसी बात अभी तक, जब मैं शायद मैं गलत हूं, वो नहीं कही। तो आपको लगता है कि ये इससे फर्क पड़ेगा मुस्लिम वोटर के ऊपर? 3 चीजें अर्ज करना चाहूंगा पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस के लिहाज से। रिसेंटली अभी जो कुछ दिनों के अंदर एक चेंजेस आई है दुनिया के नक्शे पर, एक ईरान का कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आना, और दूसरा भारत और चाइना का बॉर्डर पैक्ट होना। ये 2 चीजें जो है इससे थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिससे पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है बढ़ी है पहले से। अब उस पे मैं आना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप मिलिट्री के, आपको ये देखना चाहिए कि 1947 से आपके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं अमेरिका के साथ। आपके डिफेंस, आप जितना डिफेंस वॉरफेयर है वो सारा मेड इन अमेरिका है। आपकी आधे से ज्यादा ब्रास जो है, टॉप ब्रास, दे आर ट्रेन्ड बाय अमेरिका एज वेल। तो उस लिहाज से इस चीज को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि आपके हर पीरियड के अंदर अमेरिका के अंदर रिलेशनशिप, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप डिफेंस के साथ रहे हैं आपके चाहे जनरल ज़ियाउल हक हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, चाहे अयूब खान हो, तो आपने यू ऑलवेज हैव एंजॉयड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद यूएस। बल्कि आपके रीसेंट आर्मी चीफ का दौरा वो भी बहुत कामयाब था। इस वक्त मेरे ख्याल में द पाकिस्तान इज देयर, और इससे मजीद बेहतरी आएगी। वो कहते हैं कि भारत के साथ इस वक्त जो वेस्टर्न कंट्रीज का, बिलखसूस कैनेडा, रिलेशनशिप पे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, उससे पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है मजीद बढ़ी है। अच्छा, अब वैसा अगर इसी तनाजुर में जो तारड़ साहब ने कहा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि चाइना और भारत का जो एग्रीमेंट हुआ है, बॉर्डर एग्रीमेंट, उसमें पाकिस्तान की अहमियत एक मरतबा फिर जो है वो सामने आई है। और दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो आपको लगता है कि पाकिस्तान भारत के जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी हो सकती है? इवन अगर कैमिला आती हैं तो इस सिचुएशन और इस खित्ते के अंदर जो है वो किस हद तक तब्दीली आ सकती है? देखिए, जो ये तो बात है कि सिक्योरिटी पैराडाइम में या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पैराडाइम में
एफपैक्ट कह लीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो रीजन है उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं है जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में थी, ये तो बात मानने वाली है। दूसरी बात ये कि जो चाइना और रशिया का अभी पैक्ट हुआ है, जो ब्रिक्स के जो अभी रशिया के अंदर जो समिट था उससे फौरी 1-2 रोज पहले ही वो पैक्ट हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि रशिया और चाइना की राइवलरी भी अलग है, बॉर्डर टेंशन भी 2020-21 में रही है, लेकिन उसके बावजूद उनके तिजारती जो ताल्लुकात हैं वो कायम रहे हैं। और वो कोई, अगर मुझे सही मैं गलत ना हूं तो $100 बिलियन से ज्यादा ताल्लुकात हैं। तो ट्रेड टाइज हमेशा इंडिया और चाइना की रही हैं, बावजूद इसके कि उनका जो है वो टेंशन, बॉर्डर टेंशन है। पाकिस्तान के साथ मगरबी ताकतों का हम तो नौजवानी से देख रहे हैं, और जब से जर्नलिज्म शुरू की है, कि एक मानना यह है कि आपके हर नेबर के साथ ताल्लुक अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह उनके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज उनसे ताल्लुक होना चाहिए, और एक फ्री ट्रेड का एक मंत्रा है। और जाहिर बात है कि मोदी रजीम जब से आई है तो ताल्लुकात जरा और सख्त कशीदा हो गए हैं, और जिम्मेदारी मेरे ख्याल में दोनों रियासतों की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर चाइना इंडिया को लेके, चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को लेके, और यूक्रेन जंग, और वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा यूक्रेन जंग पे, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का बिल्कुल एक अलग उस पे स्टांस है कि ये कंटिन्यू रहनी चाहिए और वो काउंटर करना चाहिए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गैर मुल्की जंगें जो हैं उस पे अरबों डॉलर नहीं खर्च करना चाहिए, और वो अमरीकियों पे खर्च करना चाहिए। तो बहुत कुछ स्टेक पर होगा, जो भी नया उम्मीदवार आएगा। तो इसी वजह से दुनिया की नजरें इस पे मरकूज हैं कि कौन अगला। लास्ट क्विकली तारड़ साहब, ट्रंप साहब जो हैं वो अगले 48 घंटों में मुंतखब हो सकते हैं मेजॉरिटी के साथ या नहीं? आप तो कहेंगे ऑफ कोर्स कि यस, बट फिर भी नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, आप देखें उसके पीछे अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। आप देखें कि डी-डॉलराइजेशन शुरू हो चुका है। चाइना, रशिया और बीबी नेतन्याहू, इजराइल, तीनों अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं। 295 बिलियन यूक्रेन को दिया जा चुका है। हालांकि इट इज नॉट एन अमेरिकन वॉर, इट्स अ यूरोपियन वॉर। और उसके बाद मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, बर्नी सैंडर्स साहब ने चीख के कहा इजराइल के हवाले से कि सारा पैसा अमेरिका का, सारे बाम अमेरिका के। लेकिन अब बात आ चुकी है कि इजराइल अमेरिका के साथ अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शेयर नहीं करता। तो दर हकीकत ये सारी चीजें, सारी दुनिया जो इस वक्त फायदा उठा रही है, दुनिया इज, द होल वर्ल्ड इज लीडरलेस, होपलेस, फ्यूचरलेस। मेरा ख्याल है इस वक्त। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। ओवैस तो बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल भी हमें, सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मगर फवाद साहब, पहले तो आप अमेरिका पे कमेंट कर दें, फिर ये जो आज नेशनल असम्बली में हुआ है ये बहुत दिलचस्प है, इसके ऊपर भी आपका तबसरा और आपकी गुफ्तगू चाहिए। ज़रा अमरीकी इलेक्शन के ऊपर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अमेरिका के इलेक्शन में जाहिर है कि बड़ी क्लोज रेस है। जो ट्रेडिशनल एक अमेरिका की 1952 से लेके अब तक पाकिस्तान के लिए एक अहमियत रही है, वो तो अब होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यूएसएसआर के मेल्ट डाउन के बाद और उसके बाद अब ये अफगान वॉर्स भी कंक्लूड हो गई हैं। तो फ़िलहाल तो जो इश्यूज़ हैं उसमें ज़ाहिर है कि पिछले अगर हम कुछ सालों की यूएस पॉलिसी देखें तो पाकिस्तान को इतना बड़ा उसमें कलीदी किरदार अदा कर नहीं रहा, और इसकी वजह से ही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो इर्रेलेवेंसी है इंटरनेशनल इश्यूज़ में, चाहे वो गज़ा का मामला हो, चाहे वो और मामलात हों, वो हमें बड़ी साफ नज़र आ रही है। गुज़श्ता 2-2.5 साल में तो बिल्कुल ही आप देखें कि एक भी कभी किसी वर्ल्ड लीडर ने शहबाज शरीफ साहब को तो कभी कॉल ही नहीं किया। पाकिस्तान की लीडरशिप को इजराइल के ऊपर सऊदी अरेबिया ने 3 कॉन्फ्रेंसेस की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, डिस्पाइट कि आप एटॉमिक ताकत हैं, आपको किसी ने बुलाने की जहमत भी नहीं की। सो इसलिए कोई ऐसा कोई बड़ी, अच्छा, ये कॉल का मसला, ये किस तरह से नजर नहीं आ फवाद साहब, ये कॉल का मसला तो रहता है, ये पिछली गवर्नमेंट में भी कॉल का मसला रहा और शायद अभी भी ये कॉल का मसला है। ऐसा तो नहीं था आसमा, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही। देखिए, हमें रिकॉर्ड के खिलाफ बात तो नहीं करनी चाहिए थी ना। हमें तो रोजाना इस वक्त इमरान खान को यूरोपीय यूनियन के लोग कॉल करते थे, बोरिस जॉनसन से, उनकी चार्ल्स से, फिर उसके बाद बाइडेन साहब की बात करी, ओवरऑल तो बिल्कुल सही है। हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। नहीं, प्रेसिडेंट बाइडेन के से पहले भी आपको अगर याद हो 17 महीने तो किसी ने राब्ता ही नहीं किया था।
फिर 17 महीने के बाद जो थे पोम्पियो जब आए तो उन्होंने राब्ता किया था और उसके बाद दौरा हुआ और फिर वो सब कुछ हुआ। बाइडेन का जो प्रॉब्लम इस वक्त है, जो कैमिला हैरिस और जो ट्रंप का फ़र्क है वो ये आएगा कि ये ज़रूर अलबत्ता थोड़ा बहुत चीज़ें आएंगी कि पाकिस्तान की इररिलेवेंसी और बढ़ जाएगी अगर ट्रंप आ गए, क्योंकि लेकिन ट्रंप जो है वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे है और मगर ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि परसेप्शन बन गया है फवाद साहब के ट्रंप जीतेंगे तो इमरान खान साहब जो है वो रिहा होंगे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इमरान खान साहब उसी वक्त बाहर आ सकते हैं अगर ट्रंप साहब जो है वो कह देंगे, हालांकि एब्सोल्युटली नॉट भी हम सुनते हैं और हम कोई गुलाम है वो भी सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि प्योरली, अभी तारड़ साहब कह रहे थे ऐसा नहीं है, ये तो एक लीगल बैटल है, आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो फिर बाहर आ सकते हैं अगर ट्रंप साहब जीत गए तो? देखिए, ट्रंप का जो 2-3 जो चीज़ें हैं इमरान खान से, एक तो देखिए उनका रिलेशनशिप सुपरफिशियल नहीं है। तो इमरान खान का जो ट्रंप की जो फैमिली है, स्पेशली जो उनकी बेटी हैं इवानका ट्रंप और कुशनर, उनके साथ जो ताल्लुक़ हैं एक तो वो बड़े पर्सनल हैं। दूसरी बात यह है कि जो बाइडन साहब, जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बाइडन के हर काम को रिवर्स करने में भी बड़े कीन हैं। और तीसरी बात यह है कि जो ट्रंप हैं वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं विद इन यूएस भी और बाकी मुल्कों में भी एस्टैब्लिशमेंट को कोई इतना पसंद जो है वो नहीं करते। लेकिन इस तरह ये अमेरिकन सिस्टम ये नहीं होता कि आ जाएगा कोई तो उठा के फ़ोन कर देगा कि ये कर दें, इस तरह तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल अमेरिका में अगर तो वो फैसला हो तो फिर ज़ाहिर है अमेरिका का जो प्रेशर है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान ज़ाहिर है पोजीशन में नहीं होता आमतौर पे कि वो ले सके। जिस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, अमेरिका का असर भी एक रियलिटी है। अगर अमेरिका आ ही जाए इस बात के ऊपर कि नहीं, इस तरह से सऊदी अरेबिया भी एक रियलिटी है, इसी तरह से और अमेरिका की डीप स्टेट भी एक रियलिटी है, वहाँ पे भी डीप स्टेट एक रियलिटी है जिसको कि बहुत जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ है, उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी एक रियलिटी है। फवाद साहब, थोड़ी देर पहले आपने देखा नेशनल असेंबली के अंदर 2-3 बिल पास हुए। एक इंसदाद दहशतगर्दी का बिल है जिसमें कि 3 महीने के लिए आप किसी को भी अंदर कर सकते हैं और आपकी बेल नहीं हो सकती। दूसरा आपने देखा जजेस की तादाद 34 चले, वो तो बढ़ानी थी, वो बढ़ गई है। और अब जो है वो साथ ही आर्मी एक्ट के अंदर भी तरमीम ला दी गई हैं। तो आप इनका पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर देखते हैं? जाहिर है कि आर्मी चीफ भी, उनको भी तोसी का मामला हमेशा ही ज़ेर बहस होता है, अब वो 3 से 5 साल की तोसी हो गई है। तो पाकिस्तान में जो इनफॉर्मल चल रहा है उसको फॉर्मल करने की कोशिशें हो रही हैं और तो कुछ नहीं। देखिए ना, 3 महीने की डिटेंशन आप कर रहे हैं तो अभी तक तो आप लोगों को उठा के पाकिस्तान में लोगों को उठाना, मिसिंग पर्सन करना, उनके ऊपर टॉर्चर करना, ये चीज़ तो बेसिकली अब नॉर्मलाइज हो गई है। लोग बॉदर भी नहीं करते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो उस तरह से कोई महज़ब मुल्क के तौर के ऊपर तो अब रहे ही नहीं ना। वी आर वेरी गेटिंग क्लोजर टू बांग्लादेश और नॉर्थ कोरिया। और अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखिए कि जो जजेस बढ़ाने का मामला है, आपने तकरीबन पूरी सुप्रीम कोर्ट ही एक नई खड़ी कर दी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रिलेवेंट करना चाह रहे हैं। 34 की तादाद हो गई। अच्छा फवाद साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद ये जो आपने भी एक ज्यादा है, हाँ, ये जो आपने ये बात की है, आबादी है हिंदुस्तान की उससे भी ज्यादा। हाँ, वहाँ पे मेरे ख्याल 33 है, हमने फिर भी हम जीत गए, हमने एक जज और कर दिए। मगर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और जजेस की तादाद में इजाफा, जिस कल जुडिशल कमीशन का बहुत अहम इजलास होने वाला है, उसके अंदर क्या सूरत हाल हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह कौन बन सकता है, और इसके साथ साथ ये जो अब कानून साजी हुई है इसके सियासी असरात क्या होंगे। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब फवाद चौधरी साहब साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जबकि मुजम्मिल सोहरवर्दी हमारे कुलीग भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि ये जो कानून साजी हुई है ज़ाहिर है बुलडोज़ हुई है। आई मीन जिस तरह से अपोजिशन को ने इस पर एहतजाज किया है, जिस तरह से आनन फानन ये तरामीम हुई हैं, क्या हम कह सकते हैं कि हम जमहूरियत में हैं और इसमें वाकई एक जो सबकी कॉन्शियस है वो शामिल है, जो कि पार्लियामेंट का पर्पस होता है? देखिए,
सेनेट की कायमा कमेटी को तो कानून रेफर हुआ था और सेनेट की कायमा कमेटी से तो कानून पास हुआ है और सेनेट में पहले पेश हुआ था और उसके बाद उसकी कायमा कमेटी को गया था। बाकी हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि अरकान असेंबली की राय कोई अहम नहीं है। पीटीआई का तो ख्याल है कि पार्टी पॉलिसी अरकान असेंबली की राय से ज्यादा अहम है और अरकान असेंबली की जाती कोई राय नहीं होनी चाहिए कानून साजी पर, तो पार्टी पॉलिसी के तहत चलना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि जो ड्यू प्रोसेस है कायमा कमेटी में जाने का और ऐवान में बहस का वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि वही जमहूरियत का हुस्न है कि सब अपनी राय का इजहार करें और उसके बाद वोटिंग हो। चाहे अच्छा, ये जो तरमीम थी ये तरमीम ड्यू थी 26वीं तरमीम में, फिर मौलाना ने इसको रेजिस्ट किया, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इख्तलाफ सामने आया, मगर आज ये वही तरमीम हुई है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए से। आपको लगता है कि इसके सियासत पे असरात जो हैं वो मुस्बत होंगे, या वो समरात जजेस को बढ़ाने के हवाले से या आर्मी एक्ट में तरमीम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत हासिल कर पाएगी जो वो समझते हैं कि उनको मिल सकते हैं? लेकिन जहां तक जजेस की तादाद में इजाफे की बात है तो मैं तो इसका हामी हूँ। एक तरफ बैकलॉग देखें मुकदमात का, और हम बजिद हैं कि हमने जजेस की तादाद नहीं बढ़ानी और मुकदमात का बैकलॉग बढ़ा के चाहे सुप्रीम कोर्ट में 60,000 में ले जाएं, हाई कोर्ट में 2.5 लाख पे ले जाएं, लेकिन जजेस की तादाद नहीं बढ़ानी। मैं समझता हूं कि हर सतह पर जजेस की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि बैकलॉग तो आप देखें, आम आदमी का मुकदमा सुनने का तो अदालतों के पास वक्त ही नहीं है और जजेस भी नहीं है। अब जो बैकलॉग है पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का, उसके नतीजे में क्या जजेस की तादाद नहीं इजाफा होना चाहिए? जो बैकलॉग है हाई कोर्ट्स में, क्या जजेस की तादाद में इजाफा नहीं होना चाहिए? एक बिल्कुल पैरेलल एक और सुप्रीम कोर्ट आ गई है ना, 34 जज कर दिए टोटल। इसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 50 जज नहीं हो सकते। मुकदमात की तादाद के हिसाब से जजेस की तादाद होगी ना। आप पाकिस्तान में कानून मुकदमाबाजी तो देखें, कितना मुकदमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं समझता हूँ 50 होने चाहिए। आप 34 की बात करते हैं, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? रोज नए मुकदमा दायर हो रहे हैं और पिछले 60,000 का फैसला नहीं हो रहा, और हम कह रहे हैं कि ये 17 जज ही काम करेंगे चाहे अगले 10 साल मुकदमा का फैसला ना हो, क्योंकि ये मुकद्दस तादाद है 17, ये नहीं बढ़ाई जा सकती। ये कैसे मुमकिन है? फवाद साहब, ये अगर सिर्फ जजेस की ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे मुकदमात हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आपको लगता है कि हुकूमत ने ये कानून साजी की है, या उनका ये कहना है, हो सकता है, या उनका ये अजम्पशन हो सकता है कि उनकी सपोर्ट नहीं है वहाँ पे? आसमा, एक पहली तो बात यह है कि जो लोग ये बात करते हैं ना कि बैकलॉग की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा दें, उन्हें फिर बुनियादी तौर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स हैं जुडिशरी के स्ट्रक्चर के, उसकी समझ नहीं है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट सपोजिडली फोरम जो कि बैकलॉग्स के ऊपर उसके जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाए। इस वक्त जो भारत, जो तकरीबन 1.25 अरब की आबादी है, वहाँ पे 33 जजेस हैं। इसके बरतानिया में 12 जजेस हैं, अमेरिका में 9 जजेस हैं, जर्मनी में 16 जजेस हैं, और पाकिस्तान की आबादी जितने किसी भी मुल्क में जजेस जो हैं, असूलन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में 13 से ज़्यादा जजेस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर आप बैकलॉग की बात करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कुल मुकदमे तकरीबन 50-55 हज़ार हैं, जिनमें से 25,000 मुकदमे असल में इनफ्रक्चुअस हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये 20-25 हज़ार से ज़्यादा मुकदमे नहीं हैं, और वो भी इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। मसलन सुगरा बीबी केस है, 7 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर चुका है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में किस किस्म के केसेस जाएंगे, लेकिन आप देखती हैं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में रोज़ाना जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, मैं मसलन इस वक्त तकरीबन 40-48 केसेस जो हैं मेरे पे एंटी टेररिज्म के हैं और मैं वहाँ पे भुगत रहा हूँ, जो पॉलिटिकल केसेस हैं। अभी आपने देखा आज़म सवाती आज 8 केसेस में जो हैं वो रिलीज़ हुए कि उन्होंने डी चौक पे एहतजाज किया था। अलीमा खान, उज़मा बीबी, ये सारे लोग जो हैं जो जिस किस्म के केसेस चल रहे हैं वो आपके सामने हैं, और बैकलॉग ये है कि आप उन अपने केसेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पा रहे। दूसरा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं वो तकरीबन 55,000 हैं, लेकिन जो असल केसेस हैं वो 47 लाख से ज़्यादा केसेस इस वक्त लोअर कोर्ट्स में हैं,
तो लोअर कोर्ट्स में तो हमने कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं देखा, और जजेस बढ़ाना कोई रिफॉर्म नहीं है। मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ कि इस वक्त सैकड़ों असामियाँ जजों की खाली हैं पंजाब में। 3 दफ़ा एग्ज़ाम हुए, और मुजम्मल खुद इस मामलात से बड़े क्लोजली इन टच हैं। 3 दफ़ा एग्ज़ाम हुए और तीनों दफ़ा मेरिट नीचे करना पड़ा, क्योंकि वकील पास ही नहीं हो रहे थे, और उसके बाद भी असामियां फिल नहीं हो पा रही क्योंकि आपके पास वो तो बहुत से मसाइल हैं। लेकिन फवाद साहब, आपको नहीं लगता कि ये इस वक्त अपोजिशन एक कमज़ोर उसके ऊपर है? आज एहतजाज ज़रूर किया, लेकिन एक अगर तहरीक इंसाफ के पास एक मुनज़्ज़म फोर्स होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो अपनी स्ट्रैटेजी को आगे लेके जाते, तो शायद ये मुमकिन होता कि वो हर प्रोसेस के अंदर जो है वो अपना नेगेटिव ही सही लेकिन अपना हिस्सा डाल रहे हो। आपको नहीं लगता कि एक कमज़ोर अपोजिशन के होते हुए हुकूमत ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है? देखिए आसमा, पाकिस्तान में सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कमज़ोर हैं। नून लीग की क्या औकात है इस वक्त, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है इस वक्त पाकिस्तान में? अगर आप ये कहना चाहें कि सियासी जमातों की कोई हैसियत औकात है, तो वो तो ज़ाहिर है नहीं है। आपने हमारे सामने क्या रेलिवेंसी है आसफ जरदारी की, नवाज शरीफ की, इस सारे मामलात के अंदर जो कि वो हुकूमत में है? आप देखिए उनकी कोई पोजीशन नहीं है पाकिस्तान में। इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है वो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग नहीं, कोई किंग मेकर नहीं है जी, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है इस वक्त सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट फैसले कर रही है, ये उसको आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दे आर एग्जीक्यूटिंग आर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, नॉट मोर देन दैट। और उससे ये मुज़म्मिल आप क्या कहेंगे? मुज़म्मिल आप क्या कहेंगे? सही बात है, वो तो जमहूरियत पे तो बहुत से सवाल आता है, वो तो कहीं फवाद जई साहब की तरह मैं कोई कानून का माहिर तो नहीं हूँ, और ना मुझे आइन और कानून पर उतनी दस्तरस हासिल है जितनी फवाद जई साहब को है। लेकिन क्या बाकी जिन ममालिक की ये मिसाल दे रहे थे, मसलन बरतानिया में जमानत सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, बेल बिफोर अरेस्ट या बेल आफ्टर अरेस्ट के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनता है? क्या क्रिमिनल केसेस के बाद राइट ऑफ अपील मैंने एग्जैक्टली यही कहा। वो यही कह रहे हैं कि सेशन कोर्ट्स के अंदर जो है वो ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो फिर कोई फायदा कोई नहीं। अब क्योंकि हमारा निजाम इंसाफ जो है, जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, उसमें तो ज्यादा जजेस का जवाब मौजूद है, क्योंकि हम तो बेल मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, हम अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, क्रिमिनल भी और सिविल भी। हमारे सुप्रीम कोर्ट को तो नजरसानी सुनने का भी बहुत शौक है, एक दफा फैसला करके उसने उसको भी लेजिटिमाइज किया हुआ है कि मैंने एक फैसला कर लिया। पॉलिटिकल इंटेंशंस भी तो है ना, अब आप ये इसके सियासी भी तो फायदे हो सकते हैं ना मुज़म्मिल साहब। देखिए ना, हुकूमत इस वक्त जुडिशल कमीशन के अंदर है, 55,000 मुकदमा सियासी नहीं है। नहीं, जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन में सर, जुडिशल जो कमीशन है उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें तो फायदा हुकूमत का होगा, नंबर तो ज्यादा उनका है। तो फिर हम ये कह सकते हैं ना कि हुकूमत अपनी मर्जी के जज जो है वो आगे लाना चाहती है। जज तो सुप्रीम कोर्ट के ही है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही जज लानी है ना, कोई आप अपने घर से तो जज नहीं ला सकेंगे। मतलब मैं सिंपल ये बात कह रहा हूं कि जो भी चॉइस है वो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस के अंदर ही है। अब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ए नंबर ऑफ जजेस जो है वो अच्छे हैं और बी नंबर ऑफ जजेस बुरे हैं। अगर आपने ए को सिलेक्ट किया तो वो बहुत अच्छे है और बी को सिलेक्ट किया तो वो बहुत बुरा है। बहरहाल असल इम्तिहान तो अब कल जुडिशल कमीशन, ठीक बात है, मगर असल इम्तिहान तो कल जुडिशल कमीशन में है और ये ठीक है चीफ जस्टिस साहब का भी इम्तिहान होगा। मैं एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अलीमा खान साहब कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ना मैं मिलिट्री ट्रायल से डरता हूँ और ना ही मैं किसी से बात करूँगा और ना ही मुझसे कोई बात कर रहा है। तो ये क्या सिचुएशन है, इसके अंदर क्या वाकई मिलिट्री ट्रायल उनका हो सकता है? इंसदादे दहशतगर्दी जो एक्ट आज पास हुआ है इसके क्या असरात होंगे? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक तो जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसके अंदर भी बुध तक की डेडलाइन दे दी गई है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को। और फिर बुशरा साहिबा जो है वो भी आई थी रोस्ट्रम पे और वो आबदीदा हो गई, वो रो पड़ी। अलीमा खान साहिबा ने भी आज गुफ्तगू की, जो उन्होंने कहा है वो मैं सवाल दोनों के सामने रखना चाहती हूँ। पहले सुनिए अलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं। इमरान खान की जिंदगी हमारी नजर में खतरे में। इमरान खान ने फिर से कहा है कि वो कोई
डील नहीं कर रहे, ना ही कोई उनके पास आया है। फवाद साहब क्या कहेंगे आप, ये जो बात कह रही है अलीमा खान साहिबा कि वो डील भी नहीं करेंगे, उनके पास कोई आया भी नहीं है, और फिर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जिरगे का ऐलान कर रही है 9 तारीख को, और फिर फाइनल और हतमी कॉल इस्लामाबाद की जो है वो दी जाएगी। कैसे देखते हैं आप, कैसे रिहाई मुमकिन होगी इमरान खान साहब? अच्छा, एक मैं थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहता हूं क्योंकि वो वक्फा आ गया था। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है मुजम्मल को कि देखें, मकसद इसका जो जजेस बढ़ाने का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भी बतौर इदारा तहो नीस करना चाहती है। जिस तरह से उन्होंने, जिस तरह से नैब को, FIA को, स्पीकर ऑफिस को, सेनेट ऑफिस को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन करते हैं, जो कहते हैं वो उनके जो हेड्स हैं वो बगैर देखे सुने वो पीछे लग के वही शुरू कर देते हैं। तो वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत कैसे हुई कि वो पहले अपना फैसला देने से पहले हमारे लॉ मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल से उसको वेट ना कराए। तो ये इदारे को तबाह करने के लिए इतना उसको बेवकूफ़ बना देना चाहते हैं, इस तरह से भर देना चाहते हैं कि किसी को समझ ही ना आए क्या हो रहा है। सारी एक्सरसाइज जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बुलडोज़र चलाने की है, और जो आज भी चला है और जो चल रहा है, देखते हैं इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होती है, क्योंकि वकीलों की तरफ से तो नहीं हुई। और ये जो आज की गुफ्तगू अभी आप अलीमा बीबी की भी दिखा रहे हैं, देखें प्रॉब्लम ये है, आपने अपने शुरू में भी बात की, मुझे तो चूँकि अब सच्ची बात यह है कि खान साहब के बड़े 2 जो हैं वो मैसेजेस हैं, तो उन्होंने मुझे मना किया स्पेसिफिकली, तो अब मैं बात नहीं उस तरह से कर सकता। दिल में तो मेरे बड़ा क्रिटिसिज्म है पॉलिसी के ऊपर भी और जिस तरह से चल रहा है, लेकिन अब चूँकि उन्होंने कहा है तो नहीं कर सकते। लेकिन इशू यही है कि देखें, 9 फरवरी को जब तहरीक चलानी चाहिए थी, तहरीक PTI ने नहीं चलाई, और अब जो वर्स्ट फेलियर है वो ये है कि आप एक बड़ा अपोजिशन अलाइंस नहीं बना पा रहे। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो थे वो कहते थे कि जब मुखालफ जब होता है ना, तो आपको कोई भी हथियार छोटा नहीं होता, इवन जो मट्टी पड़ी होती है वो भी जो है वो हाथ में लेके मुखालिफ की आंख में डालना जो है वो भी इफेक्टिव होता है कई बार। तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या बड़ी पार्टियां, इसमें नहीं जाते, आपको अलाइंस बनाना होता है। और देखें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टेक ऑल नहीं होती, इसमें शेयर करनी पड़ती हैं चीज़ें। सो आई एम एक्चुअली नॉट रियली, आई वुड से हैप्पी कि आप पॉलिटिकल अलाइंस नहीं बना पाए, आप ये चैलेंज नहीं दे पाए, और उसकी वजह से आज पाकिस्तान जमहूरियत जो है वो प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई है। कोई रेजिस्टेंस जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही है। और जो रेजिस्टेंस आ रही है, आसमा आखिरी पॉइंट सर, आखिरी पॉइंट सर, और जो रेजिस्टेंस आ रही है वो अनफॉर्चुनेटली वो आइन पाकिस्तान जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। यानी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, बन्नू में, डेरा इस्माइल खान में जो एक आर्म्ड जो चीज़ें चल पड़ी हैं, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, खुजदार में, इन जगहों के ऊपर, उसका पाकिस्तान के लिए तबाही है, पॉपुलेशन के लिए तबाही है। और चूँकि हम लोग जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बैठे हैं, हम समझते हैं कि जब तक यहाँ कुछ ना हो तो पाकिस्तान तो यही है बस। बिल्कुल। तो अच्छा, इसलिए आपने अच्छा कहा कि आप कमेंट नहीं कर रहे, आप कमेंट नहीं कर रहे, नवाज शरीफ साहब की तरह तूफ़ान दिल में छुपाए बैठे हैं। लेकिन जो मुजम्मिल साहब, ये बताइएगा कि अभी जो ये अमेंडमेंट्स हैं, इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा, या जो एक तरह से कॉन्टिन्यूटी है पॉलिसीज़ की कहें, रिजीम की कहें, या इस प्रोसेस की, इस बंदोबस्त की कहें, वो रहेगी? वो उसकी गारंटी आ चुकी है, गारंटी मिल चुकी है, और इमरान खान साहब के साथ वाकई कोई बात नहीं कर रहा? क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि उन्होंने कहा है, खान साहब ने, कि उनसे कोई बात नहीं कर रहा है इस वक्त। जी, उनसे तो कोई बात नहीं कर रहा, ये बात ठीक है, लेकिन बाकी सारी तहरीक इंसाफ से बातचीत हो रही है, गंडापुर से बात हो रही है, मरयूब से बात हो रही है, बाकी सब तो ऑन बोर्ड हैं, माइनस इमरान खान साहब ऑन बोर्ड हैं। अब अगर इमरान खान से बात नहीं हो रही तो बाकी जो PTI इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स पार्लियामान में कर रही है, बाकियों की हैसियत ही कोई नहीं है अगर इमरान खान से बात नहीं हो रही। तो देखिए, ये आपका फवाद साहब, वो आपका मौक़िफ़ है, लेकिन मैं समझता हूँ माइनस इमरान खान सबसे बात हो रही है, और सब एस्टेब्लिशमेंट के साथ माइनस इमरान खान हैप्पी हैं, और एक हैप्पी मूड चल रहा है। KP में गवर्नमेंट के हवाले से भी हैप्पी मूड चल रहा है, पार्लियामेंट में भी हैप्पी मूड चल रहा है, और मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आता। और बुशरा साहिबा के हवाले से, बुशरा साहिबा के साथ भी जो आज उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ लेने अपनी, हाँ,
देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रही हैं और उन्होंने आगे जाके पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए वो अपनी पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रही हैं। मैं उनकी आज की गुफ्तगू को पॉलिटिकल पोस्चरिंग के तौर पे लेता हूं। कानून उनके वकील तो उन्हें नहीं ये कह सकते, वो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है जो मैं उनकी इस हवाले से देखता हूं। मैं उसको कोई इस तरह नहीं देखता। उन्होंने उनकी वो गुफ्तगू भी हमारे पास है कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से जोड़ दो, और वो गुफ्तगू भी हमारे पास है कि तुमने तस्वीरें निजाम की गारंटी इन कवानीन के साथ, मुजम्मिल साहब, निजाम की गारंटी है, मिल गई है? निजाम यही चलेगा, लंबा चलेगा? मुझे तो ये पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करती नजर आती है, और मुझे जो है, अब देखें, अगर एक खास सोच के हामिल जजिस की इंडिया में इस वक्त हावी है, तो ये कोई अच्छा निशान तो नहीं है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आला पंजाब के तकर्रर और तबादलों की पाबंदी के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया। और पेशावर में केपी के सीएम ने, जिन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, उनको 1 स्टेप प्रमोशन और 10,000 इनाम दिया, उसको पेशावर हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया? नहीं किया। अच्छा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन फवाद साहब, जुडिशियल कमीशन जी, आपको लगता है कोई अपसेट हो सकता है कल जो मीटिंग है उसके अंदर? कौन बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल? जुडिशियल कमीशन क्या है? जुडिशियल कमीशन तो ऐसे ही है ना, वो तो एक, आप समझिए कि हुकूमत की का एक कमीशन है। उसके अंदर जो बैलेंस था वो तो ख़त्म ही कर दिया गया है। जो 18वीं तरमीम में बैलेंस्ड बात की गई थी, 19वीं तरमीम में जुडिशरी ने वो बैलेंस ख़त्म कर दिया। इफ्तिखार चौधरी ने अपना पास सब कुछ ले लिया, और अब ये आए हैं तो इन्होंने 19वीं तरमीम को ख़त्म करके जो बैलेंस था 18वीं तरमीम का, इन्होंने अपने हक़ में कर दिया। अब तो बेसिकली जो बैलेंस होना चाहिए था कमीशन में, वो बैलेंस ही नहीं है। और अब ये जो, मैं तो हैरान ही हो जाता हूँ बातें सुन के कि मुजम्मल कह रहे हैं कि जुडिशरी में जी वो अपना, भाई 2 साल से जली और फ्रॉड केसों में इमरान खान अंदर है, क्या जुडिशरी ने रिलीफ दे दिया है? बुशरा बेगम के ऊपर क्या मज़ाक़ा खेज़ तरीन केसेस हैं, आप कह रहे हैं उनको रिलीफ दे दिया है। तो कुछ तो बैलेंस बंदा रखता है जो इस मुल्क में हो रहा है। जुडिशरी ने क्या जो है वो इमरान खान को इंसाफ दे दिया। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया फवाद साहब। आपका भी 3 नवंबर आ गया है। अक्टूबर में बहुत हलचल शुरू हुई थी, नवंबर में ये हलचल अभी तक चल रही है, लेकिन आज की कानून साजी के बाद लगता है ऐसे है कि हुकूमत ने अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की है। इसके सियासत पर क्या असरात होंगे आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।